हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन लगभग घोषित होने वाला है। 28 नवंबर को ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके संबंध में शासन से अधिसूचना नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है, शासन से मंजूरी मिल चुकी है। तो शासन से मंजूरी जैसे ही मिलेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एक आध हफ्ते में यूपी टेट का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और शिक्षक भर्ती भी, आगामी शिक्षक भर्ती भी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो लगभग 70,000 प्लस पदों पर ये भर्ती आयोजित की जाएगी। अभी हम लोग का जो क्रम चल रहा है विज्ञान में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो उसमें आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा को लिया है। आज विद्युत धारा के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, विद्युत धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं किसको है, ये हम सबसे पहले समझेंगे। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, एक एक चीज हम लोग ध्यान से समझेंगे। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे जिसको विभवांतर क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ समझेंगे, फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी समझेंगे, प्रतिरोधकता किसको कहते हैं। ठीक है, ये सब टर्म हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, विद्युत धारा समझने से पहले चार्ज को हम लोग को समझना पड़ेगा। चार्ज, जिसको आवेश कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। आपको पता होगा कि कोई भी पदार्थ 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, 3 मूलभूत पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा आपको ज्ञात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। ठीक, ऋणावेशित होता है, ये -1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम इसका चार्ज होता है। ठीक है, और इसका +1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम इसका चार्ज होता है। और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। ठीक है, क्लियर है। तो माइनस, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में आपने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो चार्ज, अब विद्युत धारा किसको कहते हैं आप समझिएगा ध्यान से। विद्युत धारा किसको कहा जाता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये फ्लो कर रहा है, वाटर है। वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, वाटर करंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, वाटर करंट। उसी तरह मान लीजिए ये चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। आपका ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब चार्ज के फ्लो को क्या कहेंगे, चार्ज के फ्लो को मतलब चार्ज अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक, ये चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या कहेंगे, चार्ज करंट कहेंगे। चार्ज करंट कहेंगे इसको। चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज करंट कहेंगे, वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट कहेंगे। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज का मतलब होता है आवेश, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, आवेश। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। ये जो चार्ज के फ्लो का रेट है, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है, और इसी को, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ये विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एक चीज आपको समझना होगा। अगर देखिए, ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
लेकिन निगेटिव चार्ज के केस में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज इस डायरेक्शन में, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी नेगेटिव मतलब ऋण आवेश के केस में जिस दिशा में ऋण आवेश प्रवाहित होता है धारा की दिशा उसकी विपरीत होती है, और धन आवेश के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में जो धन आवेश की दिशा होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है। इस चीज को याद रखिएगा, जो धन आवेश की दिशा होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। किस पे चलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट को अब समझेंगे। देखिए, इतनी चीजें मुझे इसलिए बतानी पड़ी ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा धन आवेश की दिशा होती है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है, दिशा होती है। और ऋण आवेश के केस में विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के विपरीत होती है, विपरीत होती है। मतलब ऋण आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है धारा की दिशा उसकी विपरीत होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब देखिए, करंट को, इसको करंट को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, होता है, कूलाम होता है, कूलाम। इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। कूलाम होता है इसका एसआई मात्रक। और देखिए, अब हम लोग को विद्युत धारा लिखना है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश अपान विद्युत आवेश अपान समय। विद्युत आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से, यानी I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q अपान T। अगर धारा की मात्रक लिखना हो, I बराबर Q अपान T हो जाएगा। यानी धारा का अगर एसआई मात्रक लिखना हो तो क्या हो जाएगा? धारा के एसआई मात्रक। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बताते हैं। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब देखिए धारा का एसआई मात्रक,
अब धारा के SI मात्रक लिखना है तो I का, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक जो होगा आवेश का मात्रक अपान समय का मात्रक, ठीक। आवेश का मात्रक अपान समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको, कूलाम पर सेकंड, ठीक। कूलाम को C से लिखते हैं, कूलाम पर सेकंड, या इसको एम्पियर भी कहा जाता है, ठीक है। एम्पियर भी कहा जाता है, विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर भी कहा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर भी नाम देते हैं, ठीक। तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर कहा जाता है, आवेश का मात्रक अपान समय का मात्रक, कूलाम पर सेकंड। ओके, क्लियर है? ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलिए आगे हम लोग चलेंगे। विद्युत धारा के बाद हम लोग क्या समझेंगे? आप देखिए कुछ और भी तत्व इसमें, छोटी यूनिट भी, उनको भी मैं बता देता हूँ, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। देखिए कुछ छोटी मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं विद्युत धारा के। तो एक माइक्रो एम्पियर और एक मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो एक मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। एक माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻6 एम्पियर। ये कुछ छोटे मात्रक हैं विद्युत धारा के, छोटे मात्रक हैं। सॉरी मैंने बड़ा बोल दिया था, छोटे मात्रक है। एक मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। और भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक कूलाम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम चलते हैं अब विभवांतर, ठीक है। विभव के बारे में समझेंगे, पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे। पहले विभव समझेंगे, पोटेंशियल समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। क्लियर है? चले आगे। अब चलेंगे हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव किसको कहते हैं? अब देखिए, किसी इकाई धनावेश को, कोई यूनिट चार्ज है, इकाई धनावेश है, धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, कोई इकाई आवेश है, ठीक है। इस इकाई आवेश को बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? किसी यूनिट चार्ज को, किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी एक बिंदु ये है और इसको बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी इकाई आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक बिंदु तक लाने में किया गया
किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब मैं आपको यहां से एक बात क्लियर कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते। किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। तो अब विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर इकाई आवेश को धनावेश ऋणावेश, ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य वर्क डन, एक तरह से किया गया कार्य वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन किया गया कार्य अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन, जो समय लगा, ठीक है। किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इकाई आवेश, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया है, ये वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गया है क्योंकि आवेश है ना, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहा है ना, तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लगा समय नहीं, किया गया कार्य जो होता है उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, क्योंकि वर्क डन जो होगा W होगा और चार्ज क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बराबर W/Q। क्लियर है? V बराबर W/Q। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विभवांतर फिर से विभवांतर V बराबर किया गया कार्य अपॉन आवेश, किया गया कार्य जो कि W होगा और ये अपॉन आवेश जो कि क्या होगा? Q होगा। तो V बराबर W/Q। अब अगर इसका मात्रक लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, यूनिट ऑफ V, ठीक है, यूनिट ऑफ V यानी वोल्ट, मतलब ये जो भी है विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। तो W क्या होगा बेटा? W आपका हो जाएगा जूल, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन और यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये क्या होता है? कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होता है, तो यूनिट ऑफ V क्या आ जाएगा आपका? जूल पर कूलाम। लेकिन एलसेंड्रो बोल्ट इनके सम्मान में इसकी यूनिट को क्या रख दिया गया? वोल्ट रख दिया गया, ठीक। वोल्ट का फॉर्म वोल्ट, वोल्ट होता है, यहाँ वोल्ट है, ठीक है। ओसन बोल्ट से आपको वोल्ट याद रखना है। विभवांतर क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, V बराबर W/Q पे न्यूमेरिकल आता है, जैसे चार्ज बराबर Q/T पे न्यूमेरिकल आता है, V बराबर W/Q। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है। वोल्ट हो जाएगा, V बराबर W/Q हो गया। क्लियर है? बातें समझ में आ गई आपको? अब चलिए इसको मेजर करते हैं कैसे, किससे मापन किया जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और एक वहां पे छूट गया था करंट का। करंट के लिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, करंट को किससे मापते हैं? अमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ठीक है, ठीक। करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। किससे? अमीटर से करंट को, विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं?
अमीटर से मापते हैं। विभवांतर को किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। ये कभी कभी पूछ देता है। वोल्ट को और किस यूनिट में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो वोल्ट को किस और यूनिट में प्रदर्शित कर सकते हैं? तो जूल पर कूलाम में प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो अब चलते हैं ओम पर। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसको कहते हैं? ओम्स लॉ समझेंगे। ओम्स लॉ का मतलब समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम थे। जॉर्ज साइमन ओम थे। इन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इनके सम्मान में इसको ओम्स लॉ रखा गया। उन्होंने बताया था अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक के सिरों में किसी चालक के सिरों पे विभवांतर लगाया जाता है, किसी चालक के सिरों में विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? किसी चालक के सिरों पे विभवांतर लगाने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये बात किसने कहा था? जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था। ठीक है। उसमें उन्होंने एक बात और भी कही थी कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे जो भी उसका टेम्परेचर है वो ताप स्थिर होना चाहिए। पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ओम्स लॉ में क्या स्थिर होता है? तो ताप स्थिर होता है। उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप लिखते हैं ओम के नियम के नियमानुसार, ठीक है। यदि देखिए ये तो ऐसे ही बताए हैं और ये असली डेफिनेशन है। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन किए बिना चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में परिवर्तन किए बिना चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उत्पन्न विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम लोग विभवांतर को V से रिप्रेजेंट करें और चार्ज को I से रिप्रेजेंट करें तो V प्रोपोर्शनल टू V अनुक्रमानुपाती जो हो जाएगा वो I के हो जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी ये जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाएगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, उसकी भौतिक अवस्था ताप को स्थिर करके चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उत्पन्न विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा किसने बताया? ओम्स ने बताया, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि V प्रोपोर्शनल टू I। और देखिए आपको पता होगा कि जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन होगा? R होगा। ठीक है, कौन सा होगा? R होगा। ठीक, वेयर R इज कांस्टेंट। R क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? R को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, R को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहते हैं। अब तो इसका मतलब समझ ही रहे होंगे।
ठीक है, आर को रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है, ठीक है, कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक में क्या होता है, धारा के प्रवाह में रुकावट आती है। ठीक है, धारा के प्रवाह में रुकावट आएगी। यानी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम समझाते हैं, दो बल्ब हैं, ठीक, किसी घर में लगे हुए हैं, ठीक है, दो बल्ब हैं, दोनों को इक्वल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, दोनों को इक्वल वोल्ट दिया जा रहा है लाइट का, लेकिन एक धीमा जलता है और एक तेज जलता है, ठीक है, एक तेज जलता है। तो क्या कहेंगे, इसमें से किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? तो जो धीमा जलेगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो धीमा जलेगा उसका प्रतिरोध इसलिए अधिक होगा क्योंकि उसमें धारा की रुकावट ज़्यादा है। प्रतिरोध क्या होता है, मतलब अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है, रोकता है, उसको रुकावट क्रिएट करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। प्रतिरोध मतलब कि जो भी धारा बह रही है उसको रोकने का प्रयास करेगा, रोकेगा, रुकावट है। आर को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, अब देखिए मात्रक देखेंगे। आर का जो मात्रक होगा, आर का मात्रक मतलब V का मात्रक अपान I का मात्रक, V का मात्रक अपान I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर कहिए, वोल्ट एम्पियर कह लीजिए, या इसको ओम कहिए। ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, तो उनके सम्मान में इसका मात्रक ओम रखा गया। इसे वोल्ट मीटर कहा जाता है, इसको वोल्ट एम्पियर कहा जाता है, वोल्ट पर एम्पियर कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में? तो चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो हम लोग इसको प्रभावित करने वाले, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं? इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो देखिए, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चार है फैक्टर्स। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक तो पहला नेचर ऑफ मटेरियल होगा, चार नहीं, तीन ही होंगे। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, चालक की प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा। चालक की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर। तीसरा होगा आपका एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या होगा, एरिया ऑफ कंडक्टर। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। चालक का क्षेत्रफल, मैं समझाते रहूंगा आपको एक एक चीज करके। नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति या चालक की प्रकृति समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं बहुत कम हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे सिल्वर। सिल्वर क्या है आपका, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सबसे बढ़िया चालक है, सबसे बढ़िया सुचालक है। विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक क्या है आपका, सिल्वर है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं,
प्रतिरोध क्रिएट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हार्ड प्लास्टिक लेंगे ना, ये बैड कंडक्टर है, हार्ड प्लास्टिक, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कम प्रतिरोध क्रिएट होगा, और जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे वो ज़्यादा प्रतिरोध क्रिएट करेंगे। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल से इस प्रकार से डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इतना तो समझ गए। पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो सिल्वर आप लिखिएगा, बहुत बार पूछा भी है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए चालक के लंबाई पर डिपेंड करता है। जो आर होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक की लंबाई पर वो डिपेंड करता है। मान लीजिए चालक की अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मतलब अगर लंबा है कोई वायर है, ठीक है, लंबा कॉपर वायर है और छोटा कॉपर वायर है, तो लंबे कॉपर वायर में प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, छोटे कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम होगा। यानी लेंथ पर डिपेंड करता है, चालक के लेंथ पर डिपेंड करता है कि बस कंडक्टर का लेंथ कितना है, ठीक है। दूसरा आपका है उसकी एरिया पर डिपेंड करता है, किस पे, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये पतला वायर है कि मोटा वायर है, ठीक है, अगर एरिया देखिए कम होगा, ठीक, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है भाई, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगी, चालक की एरिया ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आए बात। तो जो रेजिस्टेंस हो गया, अगर दोनों को कंबाइंड ले लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हटा देते हैं, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो देखिए यही जो अनुक्रमानुपातिक चिन्ह है, इसको हटा करके एक कांस्टेंट लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं, तो रो L बाई ए हो जाएगा। और इस रो को क्या कहते हैं, रो को कहते हैं प्रतिरोधकता, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहलाता है ये, प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है, प्रतिरोधकता कहलाता है। तो रो का जो यूनिट होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक भी लिख लीजिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है, ठीक है। चाहे यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे रो का मात्रक लिखना तो R इंटू ए बाई एल हो गया, तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये मीटर होगा तो ये तो इससे कट ही जाएगा, रो का ओम होता है तो ओम मीटर हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। क्लियर है, तो ये चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इसमें देखिए, प्रतिरोधकता जो आप समझे हैं, प्रतिरोधकता तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता अगर 10 पे घाते -8 ओम मीटर से लेकर के 10 पे घाते -6 ओम मीटर तक है, तो वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सुचालक कहलाएंगे। जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर का 10 पे घाते 1.6 इंटू सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है, ठीक है, ओम मीटर, इसीलिए इसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता है। तो जिनका इस रेंज में होता है उसको बेस्ट कंडक्टर कहते हैं, और जिनका जो ऑर्डर होता है अगर 10 पे पावर 12 से लेकर के 10 पे पावर 17 है तो बैड कंडक्टर्स कहलाएगा। 10 पर 12 ओम मीटर से लेकर के
70 ओम मीटर तक है, तो ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने डिस्कस किया है। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर कहिए तो एक आध कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं विद्युत धारा का, जैसे आए हुए प्रश्नों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। नहीं तो रहने दीजिए, कल ही कराएंगे, क्योंकि आज इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिएगा, कल मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।